नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम विलयन का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक कवथनांक में उन्नयन, यहां से बोर्ड में क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं और इसके ऊपर आंकिक प्रश्न भी आते हैं। आंकिक प्रश्न आप तभी बना पाएंगे जब आपको पता रहेगा कि कवथनांक में उन्नयन होता क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कवथनांक में उन्नयन होता क्या है। तो देखिए, ये आपने इसमें कोई शुद्ध जल लिया, इस बर्तन में क्या लिया आपने? शुद्ध जल, और इसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ये 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है। कोई द्रव कब उबलता है? जब इसका वायुमंडलीय दाब और ऊपर के वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। इसका वाष्प दाब, द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए तो द्रव उबलने लगता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो अगर इसका वाष्प दाब है 100 डिग्री सेल्सियस इस द्रव का, इसका मतलब ये 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलेगा। जैसे ही इसमें कोई आप विलय पदार्थ मिलाते हैं, विलय पदार्थ कौन सा? जिसकी वाष्प ना बनती हो, जिसकी वाष्प ना बनती हो। तो जैसे ही इसमें कोई विलय पदार्थ मिलाया, जैसे नमक या चीनी, इसमें से कोई भी आपने मिला दिया और ये विलयन बन गया। विलयन बनने के बाद वाष्प दाब का मान घट जाएगा। वाष्प दाब क्यों घट जाएगा? क्योंकि वाष्प दाब किससे बनता है? विलायक के अणुओं से। जैसे इसमें जल था, जल के 100 अणु जा रहे थे ऊपर, और तो 100 के 100 अणु वाष्प दाब बना रहे थे। लेकिन जब आपने इसमें कोई विलय पदार्थ मिलाया तो 100 अणु ना जाके कुछ कम हो गए, यानी कि 60 आ गए। चलो 60 आ गए, तो अब 60 विलायक के अणु दाब लगाएंगे तो वाष्प दाब घट गया? नहीं घट गया। यहाँ तो 100 अणु वाष्प दाब लगा रहे थे, यहाँ कितने लगा रहे? 60। तो वाष्प दाब में कमी आई, वाष्प दाब घट गया। लेकिन वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। जो ये टेम्परेचर बढ़ा, 102 डिग्री सेल्सियस कर दिया, जैसे ही ये बढ़ा और दोनों का वाष्प दाब बराबर हो जाए, यानी कि वायुमंडलीय दाब और वाष्प दाब, फिर ये उबलेगा। तो यही हुई कवथनांक में वृद्धि, और इसको हम कहते हैं डेल्टा टी। बी से इसे प्रदर्शित करते हैं। बी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका फार्मूला हो जाएगा T2 माइनस T1। T2 कितना था? 102 डिग्री सेल्सियस। इसमें से कितना सब्ट्रैक्ट कर दें? 100 डिग्री सेल्सियस। तो कितना बचा? 2 डिग्री सेल्सियस। ये जो 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी हुई, यही कहलाता है कवथनांक में उन्नयन। अब मुझे बताओ, कोई द्रव कब कब उबलता है? जब द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। अगर दोनों में से कोई सा भी एक घटेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसे को बढ़ाना पड़ेगा। अगर ये द्रव का वाष्प दाब घट जाए तो इसका वाष्प दाब बढ़ाने के लिए टेम्परेचर बढ़ा दो, तो वाष्प दाब बढ़ेगा। इसलिए ही क्या होता है, जैसे ही कोई विलय पदार्थ मिलाते हैं इसमें, तो इसका वाष्प दाब घट जाता है विलयन का। तो फिर क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। ये जो बढ़ोतरी हुई, यही कहलाता है कवथनांक में उन्नयन। अब तो समझ में आ गया। तो इसकी डेफिनेशन आती है आपसे, बोर्ड में इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है। कवथनांक में उन्नयन किसे कहते हैं? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो इसके डेफिनेशन समझ लो। अब देखो, जब किसी अवाष्पशील, या इसकी जगह या लिख लेना, या वैद्युत अनवघटीय विलय को किसी विलायक में घोला जाता है तो विलायक का कवथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। कवथनांक तो बढ़ जाएगा, कवथनांक बढ़ जाता है। इसी बढ़ोतरी को कवथनांक में उन्नयन कहते हैं, क्योंकि वाष्प दाब घटता है, कवथनांक बढ़ता है। जैसे ही किस में मिलाएंगे आप? अवाष्पशील पदार्थ कौन कौन से होते हैं? जिसकी वाष्प ना बनते हो, जैसे चीनी, नमक, शक्कर, है ना, सुक्रोज, ये अवाष्पशील पदार्थ है। या वैद्युत अनवघटीय, जिसका जो आयनों में नहीं टूटते, वे वाले पदार्थ। जैसे ही किसी विलायक में मिलाओगे तो वाष्प दाब घटेगा, तो कवथनांक क्या हो जाएगा? बढ़ता है। ये डेफिनेशन नोट कर लो आप। और इसका फार्मूला क्या बनेगा? डेल्टा टी बी बराबर, या इसे लिख लो T2 माइनस T1। इसे क्या लिख लेंगे? T2 माइनस T1, जहां डेल्टा टी बी क्या होता है? कवथनांक में उन्नयन, ये। और T2 इसे लिख दो T2 विलायक का कवथनांक, और ये T1 लिख देना शुद्ध विलायक का कवथनांक। ठीक है ना? याद रखना आपको, विलय अवाष्पशील एवं वैद्युत अनवघटीय होना चाहिए जो इसमें मिला रहे आप। तो ये था कवथनांक में उन्नयन। नेक्स्ट देखो, अब ये देखो मोलल उन्नयन स्थिरांक। ये
बात ध्यान रखना, जब न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाएगा तो आपको उसमें ये ध्यान देना यहाँ मोलल लिखा है क्या, क्या शब्द आया, मोलल। एक होता है ग्राम अणु। तो दोनों में जब न्यूमेरिकल आप करेंगे बस ये ध्यान देना कि मोलल या ग्राम अणु में से कौन सा है। अगर न्यूमेरिकल में मोलल है तो इस मोलल को समझो। मोलल का मतलब होता है आपको जो विलायक लेना है, जैसे आपने लिया है जल, वो ले लेना है 1000 ग्राम। जल की मात्रा कितनी लेनी है आपको, 1000 ग्राम। बस ये ध्यान रखना, मोलल कहते ही जल ले लिया आपने 1000 ग्राम, ठीक है। ये लिया आपने शुद्ध जल, और इसमें 1 मोल कोई विलय मिला दिया आपने, 1 मोल कोई विलय पदार्थ मिलाया। 1 मोल कैसे आएंगे, अब आप बताओ मुझे। जैसे आपको मैं कह दूं 1 मोल नमक मिलाना, 1 मोल NaCl मिलाना, तो आपको कैसे पता चलेगा कि 1 मोल कैसे आते हैं। कोई भी स्टूडेंट बताए 1 मोल मात्रा कैसे निकाली जाती है, मोल कैसे निकाल, मोल का फार्मूला क्या होता है, छोटा n से इसे प्रदर्शित करते हैं, n बराबर W/m। ये तो होता है जितनी मात्रा है ग्राम में उसके अनुभार से भाग कर दो तो 1 मोल आ जाए, वो उसकी मोल आ जाएंगे। अब आपको 1 मोल लाना, यानी कि अगर दोनों बराबर हो, ग्राम में मात्रा भी और उसका अनुभार भी, तो दोनों को कैंसिल करेंगे तो एक ही आएगा नहीं। जैसे NaCl कितना है, देखो NaCl का मान होता है 23 और प्लस Cl का कितना होता है 35.5। इन दोनों को ऐड करो, 0.5, 5 3 8, 3 58.5, ये आ गया इसका अनुभार। तो इतनी मात्रा ले लो, 58.5 ग्राम ही इसको नमक ले लो। देखो मात्रा भी आपने ली 58.5, अनुभार भी इसका कितना हुआ 58.5, ये कैंसिल करेंगे तो कितना आ गया, अब समझ में आ गया 1 मोल कैसे निकलता है। कोई भी पदार्थ आपको अगर जल में मिलाना है उसके 1 मोल कैसे आते हैं, जितना उसका अनुभार उतनी ही मात्रा, समझ में आ गया, जितना उस तत्व का अनुभार उतनी ही उसकी मात्रा। देखो अगर अब मैं कहूं आपको सोडियम लेना, Na का अनुभार कितना होता है 23, तो 23 ग्राम ले लो, तो 23 से 23 गया 1। अब तो पता चलेगा 1 मोल कैसे लिया जाता है, जितना अनुभार होता है उतनी ही ग्राम में मात्रा ले लो। तो अब ये कह रहा है जल की मात्रा कितनी लेनी 1000, और जो पदार्थ आप मिला रहे इसमें वो कितना लेना 1 मोल। जैसे ही इसमें 1 मोल मिलाया, ये मिला दिया नमक, 1000 ग्राम जल में 1 मोल विलय घोला गया, ये घोल दिया। घोलने के बाद ये बन गया शुद्ध जल का जो क्वथनांक था वो 100 डिग्री सेल्सियस था। ये जो शुरू में आपने लिया था इसका क्वथनांक कितना था 100 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही इसमें आपने विलय पदार्थ मिलाया तो क्वथनांक में उन्नयन हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी। ये वृद्धि हो गई 102.5 डिग्री सेल्सियस हो गया, विलयन बनते ही कितना हो गया 102.5 डिग्री सेल्सियस। तो यही कहलाएगा मोलल उन्नयन स्थिरांक। ये क्या कहलाएगा, बस कंडीशन एक रहेगी, जल की मात्रा या विलायक की मात्रा कितनी लेनी 1000 ग्राम, मोलल का ही मतलब हुआ 1000 लेना आपको, ठीक है ना। और विलय पदार्थ कितने लेने 1 मोल। अगर ग्राम अणु के आगे आएगा ग्राम तो 100 लेना, मात्रा फिर कितनी लेनी 100। हाँ देखो इसके डेफिनेशन में देखो, डेफिनेशन से आपकी समझ में आ जाएगा। ये तो समझ में आया आपको, विलाय कितना लेना 1000 ग्राम, हाँ 1000 ग्राम। और जब इसमें 1 मोल विलय मिलाया तो जो विलयन बना उसका जो क्वथनांक क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी। उन्नयन का मतलब वृद्धि हो जाएगी, और जितनी वृद्धि हुई 2.5 डिग्री सेल्सियस की, यही कहलाएगा मोलल उन्नयन स्थिरांक। जैसे ही मोलल बोले तो मात्रा कितनी चाहिए 1000 ग्राम। क्लियर, देखो डेफिनेशन से। अब ये हुई डेफिनेशन। आपसे क्वेश्चन आएगा बोर्ड में, मोलल उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं, डेफिनेशन। तो आपकी शुरुआत कैसे करनी, जब 1 मोल, देखो कितना लिया 1 मोल, जब 1 मोल अवाष्पशील अथवा, यहां लिख देना, अथवा वैद्युत अनवघटीय विलय को 1000 ग्राम, देखो ये ले मात्रा कितनी ली 1000 ग्राम, यानी कि 1 किलोग्राम विलायक में घोला जाता है, तब क्वथनांक में जितनी वृद्धि होती है उसे मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। और इसका सूत्र हो जाएगा डेल्टा टीबी बराबर केबी गुना एम। एम जो यहाँ है मोललता, एम का मतलब क्या हुआ यहाँ मोललता, इसे मोललता कहता है। और मोललता का सूत्र आपको पता क्या होता है, W/M गुना बड़ा W, विलायक में निकालते हैं बड़ा W आता है, ये किलोग्राम में होता है ये। तो ये फार्मूला बनता है और इस फार्मूले पे ही न्यूमेरिकल आते हैं।
डेफिनेशन नोट कर लो। इसके आगे मैं एक न्यूमेरिकल करा देता हूं, इसके ऊपर जैसे भी बोर्ड में क्वेश्चन आता है वो समझो, ठीक है। डेफिनेशन नोट कर लो। ये आया आपका न्यूमेरिकल, इस तरीके से बोर्ड में न्यूमेरिकल आता है इस टॉपिक के ऊपर। अब समझो क्या कहा इसने, 0.5 ग्राम पदार्थ को, देखो जो पदार्थ घोलना है उसकी मात्रा कितनी ली, 0.5 ग्राम पदार्थ को 42 ग्राम बेंजीन में घोला गया। विलायक कौन लिया, बेंजीन। देखो इसने क्या करा, यहां समझो, ये लिया इसने बेंजीन, ये ले ली बेंजीन C6H6, ये बेंजीन ली, कितनी ली, 42 ग्राम। ये क्या है, ज्यादा मात्रा है तो ये क्या हुआ, विलायक। इसमें जैसे ही इसने घोला कोई विलय पदार्थ, ये कोई विलय पदार्थ है, कितना लिया है, 0.5 ग्राम, ये है विलय पदार्थ, इसे कहेंगे विलय। जैसे ही घुल जाएगा तो क्या बन जाएगा, विलयन बन जाएगा, ये बन गया विलयन। तो इसका कवथनांक बढ़ जाएगा, इसके कवथनांक में कुछ वृद्धि हो जाएगी। देखो पहले कवथनांक कितना दे रखा, विलयन का कवथनांक कितना है, विलयन, देखो यहां ध्यान देना, बस गलती यही होती है न्यूमेरिकल में। ये क्या बोला इसने, विलयन बोला ना, तो विलयन का है ये कितना, 80.175 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ये T2 है। हाँ, और जो बेंजीन थी इसका कितना था, 80 डिग्री सेल्सियस। देखो विलायक, शुद्ध बेंजीन, बेंजीन है विलायक जिसमें घोल रहे। अब ये भी आपको पता चल जाएगा, जो कम डिग्री सेल्सियस वो विलायक, और जो ज्यादा है वो विलयन। तो ये है 80 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। ये हुआ T1, T1 कितना है, 80 डिग्री सेल्सियस। T2 कितना है, 80.175, दोनों दिए हुए हैं। और क्या पूछा, अनुभार ज्ञात कीजिए, ऐसे आपको न्यूमेरिकल आता है। अब देखो क्या क्या दिया, सबसे पहले तो ये लिख लो, Kb का मान भी दिया। देखो सबसे पहले तो लिखते हैं क्या दिया, छोटा W विलय की मात्रा कितनी दी, 0.5 ग्राम, ये बात समझ में आ गई। बड़ा W कितना दिया, बेंजीन की मात्रा 42 ग्राम जिसमें घोलना, ये बात समझ में आई। यहां फिर इसमें क्या दिया, T1 कितना दिया, 80 डिग्री सेल्सियस, और कवथनांक में वो T2 कितना है, बढ़ के कितना हो गया, 80.175 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा टी बी कितना हो जाएगा, T2 माइनस T1, ये तो है कवथनांक में वृद्धि। T2 कितना है, 80.175, इसमें से घटा देंगे 80, तो कितना बचेगा, 0.175 डिग्री सेल्सियस। ये डेल्टा टीबी आ गया, ये भी दिया। आगे क्या दिया इसने, केबी, केबी कितना दिया है, 2.57, ठीक है ना। तो ये आप पे इतना चीज दी, और आपसे अनुभार पूछा m, अनुभार बताओ, इतना आपको न्यूमेरिकल में दिया हुआ। अब देखो कैसे निकालते हैं, ये समझो। आपके पास फार्मूला है डेल्टा टी बी बराबर के बी गुना मोललता, मोललता लिख दो, मोललता, ये फार्मूला होता है। मोललता का फार्मूला खोल दो इसमें, तो क्या हो जाएगा, के बी गुना, मोललता का सूत्र होता है छोटा W बटे छोटा m गुना बड़ा W, क्योंकि वो किलोग्राम में होता है तो किलोग्राम को 1000 कर दो, ऊपर क्या कर देंगे 1000। ये बात समझ में आ गया, 1000 रख देगा। इसमें आपको निकालना क्या, m, अनुभारी तो निकालना, इसको एक तरफ रख दो, m बराबर जो निकालना, इसके साथ गुना में W, और ये डेल्टा टी बी है, ये तो जाएंगे नीचे जो निकालते हैं, यानी कि डेल्टा टी बी नीचे आ जाएगा, और गुना बड़ा W ये वाला, और ऊपर क्या रहेगा, के बी गुना छोटा W गुना 1000। अब फार्मूला बन गया ये, इस फार्मूले में रख दो आप मान, इस फार्मूले में आप मान रख दो। देखो केबी का मान कितना दिया, 2.57 गुना छोटा W कितना दिया, 0.5 गुना 1000, और बटे डेल्टा टीबी कितना आया, 0.175, और गुना बड़ा W कितना है 42।
अब सबसे पहले ये दशमलव हटाओ, तो ये 1 2 3 3 जीरो पर और बढ़ जाएगी। पहले से देख लो, ये दशमलव 1 2 और ये भी दशमलव, 3 ऊपर है अंक, 3 ही नीचे, तो कहीं लगाने की जरूरत नहीं जीरो। इसकी कैलकुलेशन करना है ना, जो भी आंसर आए आपका आंसर आ जाएगा, राइट हो जाएगा। इसकी कैलकुलेशन करके देख लेना। तो सवाल करने का तरीका तो ये हुआ। अब ये है ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक। अब देखो क्या कहा इसमें, फिर देखो अब किसने बोला ग्राम, पहले क्या बोला था मोलल। तो आपने विलायक की मात्रा कितनी ली थी 1000 ग्राम, जैसे ही ये ग्राम बोले तो अब के कितना लेना 100 ग्राम। अब के विलायक कितना लेना, डेफिनेशन सेम वही है, सब कुछ वही है, सिर्फ विलायक की मात्रा बदली। उसमें मोलल कहा था तो 1000 लिया था, इसमें ग्राम कहा तो कितनी ली 100। मोल आपको एक ही लेने, यानी कि 100 ग्राम में अगर किसी विलय के 1 मोल घोले जाए तो कवथनांक में जो भी वृद्धि होती है वही उसका ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। फिर से समझो, अगर आपने लिया है विलायक 100 ग्राम, उसमें 1 मोल विलय पदार्थ घोल दिया, तो जो भी विलयन का कवथनांक में वृद्धि हो जाती है वही कहलाएगी ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक। देखो 100 ग्राम जल लिया, इसका कवथनांक था 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जो आपने मोल लिए, ये इसके मोल लिए 1 मोल, इन दोनों को आपने मिलाया, मिलाते ही जो विलयन बना इसका कवथनांक हो गया 102.5 डिग्री सेल्सियस, तो वृद्धि हो गई। तो कितने की वृद्धि हुई 2.5 डिग्री सेल्सियस की, यही कहलाएगी ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक। डेफिनेशन देखो, इसकी डेफिनेशन सेम है, जो अभी डेफिनेशन आपने लिखी, बस अंतर क्या है, यहाँ 100 ग्राम की जगह क्या आ जाए, यहाँ 1000 ग्राम की जगह क्या आया आपके 100 ग्राम। देखो जो पीछे डेफिनेशन आपने लिखी वही सेम डेफिनेशन है, बस अंतर यहाँ है। जब 1 मोल अवाष्पशील अथवा वैद्युत अनपघटीय विलय को 100 ग्राम विलायक में घोला जाता है, तब विलयन के कवथनांक में जितनी वृद्धि होती है उसे ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। बस अब के न्यूमेरिकल में आपको जो सूत्र रखना, अभी क्या सूत्र बताया था आपको, डेल्टा टी बी बराबर के बी गुना मोललता छोटा डब्ल्यू अपॉन एम गुना बड़ा डब्ल्यू, और यहाँ गुना 100 आ जाएगा आपके, क्या आ जाएगा यहाँ 100, उसमें क्या लिया था 1000। न्यूमेरिकल भी ऐसे ही आएगा, बस आपको ये ध्यान देना, न्यूमेरिकल में ग्राम अणुक बोला तो फार्मूले में 100 रखना, और अगर मोलल बोला तो फार्मूले में 1000 रखना, बाकी सब वही है, जो पीछे लिखा था सब वही है सेम। तो डेफिनेशन वही उतार लो पिछले वाली, बस 1000 की जगह क्या रखना आपको 100 ग्राम। इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो, अब बात करेंगे हम हिमांक में अवनमन की। अब तक तो उन्नयन था, अवनमन का मतलब होता है घटना, अब हिमांक में अवनमन। अब तक तो आपने क्या पढ़ा उन्नयन, अवनमन का मतलब होता है घटना। अब आप ये देखो, पहले इसके समझो, डेफिनेशन तो बाद में समझेंगे, इसको समझो। ये कोई आपने विलायक लिया, जल ले लिया, शुद्ध जल, 0 डिग्री सेल्सियस पे ये जम जाता है। अगर कोई जल है ये 0 डिग्री सेल्सियस पे जमता है, क्यों जमता है, क्योंकि विलायक के अणु आपस में बॉन्डिंग बनाकर ठोस अवस्था में आने की शुरुआत करते हैं, तो ये जल 100 डिग्री सेल्सियस पे जमना शुरू कर देता है। किसके अणु मिलते हैं आपस में, विलायक के, शुद्ध जल के अणु जब आपस में मिलकर ये ठोस अवस्था में आते हैं तो फिर क्या बन जाता है, ये बर्फ बनता है, यानी कि ठोस अवस्था में आना शुरू कर देता है। कितने डिग्री सेल्सियस पे 100। लेकिन जैसे ही इसमें आपने कोई विलय पदार्थ मिलाया, जैसे ही विलय पदार्थ मिलाया तो विलयन बन गया। अब जो ये इनके बीच में विलायक के अणुओं के बीच में विलय के अणु भी आ जाएंगे, तो ये इनको बॉन्डिंग नहीं बनने देने के और ठोस अवस्था में आने से रोकेंगे। इसका मतलब फिर क्या हो जाएगा, अब ये 0 डिग्री सेल्सियस पे ना जमकर कितने पे हो जाएगा -1.86 पे जम रहा है। जैसे कोई विलय, यानी कि कवथनांक जो जल का हिमांक था वो घट गया, अब 100 में ना जम के कितने पे जम रहा, थोड़ा और घटा दिया, -1.86। क्यों, क्योंकि विलायक के अणुओं के बीच में विलय के अणु आ जाते हैं, तो वो ठोस अवस्था में आने से उसको रोकते हैं। क्लियर बात समझ में आ गई। तो अब ये 0 पे ना जम के थोड़ा कम पे जमेगा, तो समझ में आ गया।
तो विलय जैसे ही तो विलयन का कवतना विलयन का हिमांक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसे हम प्रदर्शित करते हैं डेल्टा टी एफ से। अब क्या उल्टा हो गया, क्या हो गया, कितना हो गया, माइनस के 1.86 हो गया। तो ये होता है डेल्टा टी एफ, अवनमन होना। अब बताओ अवनमन समझ में आया? जो 0 डिग्री सेल्सियस पे जमना था वो 0 पे ना जम के जैसे ही विलयन बना कम मात्रा में और जमेगा तो हिमांक में अवनमन हुआ। अब दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगा, हिमांक में अवनमन। अवनमन का मतलब घटना। डेफिनेशन से समझते हैं। देखो डेफिनेशन क्या कहती है, जब किसी अवाष्पशील अथवा विद्युत अनवघट्य विलय को किसी विलायक में घोला जाता है तो विलायक का हिमांक यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। हिमांक में होने वाली इस कमी को हिमांक अवनमन, जिसे डेल्टा टी एफ से प्रदर्शित करते हैं, कहते हैं। तो डेफिनेशन समझ में आ गई। अब एक बात का ध्यान रखना, जितना अधिक मोललता होगी, जितनी ज्यादा मोललता उतना अधिक हिमांक में अवनमन होगा। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है, शुद्ध विलायक के हिमांक में से विलयन का हिमांक घटा दो। इसका उल्टा हो गया, इसमें क्या हो जाएगा, T1 माइनस T2। कवथनांक में उन्नयन क्या था, T2 माइनस T1। ज्यादा में से कम घटाते हैं ना, बस याद रखना, ज्यादा में से कम घटाना। अब क्या जल का ज्यादा हो जाएगा हिमांक और विलयन का कम हो जाएगा, तो आपके विलायक में से विलयन घटेगा, उसमें विलयन में से विलायक घट रहा था। तो इसका सूत्र बन गया डेल्टा टी एफ बराबर क्या होता है, के एफ गुना मोललता। ठीक है ना, डेल्टा टी एफ कहता है हिमांक में अवनमन, के एफ का होता है मोलल अवनमन स्थिरांक और एम है मोललता। विलय मिलाने से हिमांक कम हो जाता है। इसकी डेफिनेशन लिख लो, डेफिनेशन पूछी जाती है बोर्ड में। ये देखो भाई, मोलल अवनमन स्थिरांक, देखो इसमें फिर शब्द आया मोलल। तो मोलल का मतलब विलायक कितना लेना आपको, 1000 किलोग्राम, 1000 ग्राम या 1 किलो। ठीक है ना, तो डेफिनेशन सेम वही है। देखो इसमें क्या लिखना, जब एक मोल अवाष्पशील एवं या अथवा विद्युत अनवघट्य विलय को 1000 ग्राम, देखो फिर आया ना 1000, 1 किलोग्राम विलायक में घोला जाता है, तब हिमांक में जितना अवनमन, अवनमन का मतलब कमी होती है, उसे मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। उसमें क्या था, वृद्धि हो रही थी, इसमें क्या है, कमी होती है, तो यही क्या कहलाता है, मोलल अवनमन स्थिरांक। अब इसमें देखो, अगर जल कितना लिया है, 0 डिग्री सेल्सियस पे ये जमता था, लेकिन जैसे ही इसमें कोई आपने अविलय पदार्थ मिलाया, जैसे इसमें कोई विलय पदार्थ मिलाया तो ये जो विलयन बना, अब इसका हिमांक में कमी आ गई, कितना हो गया, माइनस 1.86 पे ये जमेगा अब, तो यही कहलाएगा अवनमन स्थिरांक। ठीक है, और इसका सूत्र क्या बन जाएगा, डेल्टा टी एफ बराबर T1 माइनस T2। इसमें आएगा T1 माइनस T2, ये F का मतलब होता है फ्रीजिंग पॉइंट, या इसका सूत्र ये भी है डेल्टा टी एफ बराबर के एफ गुना मोललता, ये वाला भी सूत्र। और कभी कभी इसका मात्रक भी पूछ लिया जाता है, इसका मात्रक होता है ये रहा, केल्विन किलोग्राम मोल माइनस 1। ठीक है ना, तो ये इसका मात्रक भी होता है, तो ये होता है मोलल अवनमन स्थिरांक। इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल आते हैं, देखो एक बार इसका न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं, किस तरीके से आपको इसका न्यूमेरिकल करना है। डेफिनेशन नोट हो गई। अब देखो ये न्यूमेरिकल है, 9 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में, देखो डेल्टा टी एफ पूरा दे दिया कि कमी होती है, इसने कमी दे दी। अब क्या T1 T2 नहीं दिया, अब क्या T1 T2 नहीं दिया, क्या क्या दिया, देखो 9 ग्राम ग्लूकोज, छोटा W कितना दे दिया, 9 ग्राम। ठीक है, बड़ा W कितना दे दिया, 100 ग्राम। अब यहां देखो, इस बात पे देखो, हिमांक में ये पूरी की पूरी कमी दी, यानी कि पूरा टोटल डेल्टा टी एफ दे दिया 0.93 डिग्री सेल्सियस, ये पूरा का पूरा डेल्टा टी एफ दिया। अब क्या T1 T2 नहीं दिया, है ना, और ये कमी होती है, क्या निकालना, जल का मोलल अवनमन स्थिरांक यानी कि के एफ निकालना। देखो यहां भी ध्यान दो, क्या बोला यहाँ, मोलल, यानी कि फार्मूले में आपको 1000 लेना, अगर यहां दे देता
ग्राम, तो 100 लेना था। ये जब न्यूमेरिकल आप करें इस बात का ध्यान रखें। सूत्र क्या है पता आपको? सूत्र तो आपको सिर्फ यही पता है, डेल्टा टी एफ बराबर, यही लगाया करो हमेशा, के एफ गुना मोललता, ये वाला लगा दिया करो। फिर मोललता का फार्मूला खोल दिया करो। मोललता का फार्मूला खोलेंगे क्या आ जाएगा? के एफ गुना मोललता छोटा डब्लू अपॉन एम गुना बड़ा डब्लू, और ऊपर लिख दो 1000। ये लगाया करो डेल्टा टी एफ का फार्मूला, ये वाला। क्लियर, समझ में आ गया? अब मुझे एक बात बताओ, आपको निकालना क्या है? के एफ। तो के एफ एक तरफ रखेंगे तो फार्मूला क्या बन जाएगा? के एफ किसके साथ है गुना में? डब्लू के और 1000 के। जिसके साथ ये गुना में है उसको तो लिख दो नीचे, छोटा डब्लू गुना 1000, और जो निकालना है उन्हें एक तरफ, डेल्टा टी एफ गुना एम गुना बड़ा डब्लू। अब एक बात बताओ, अनुभार नहीं है हमारे पास, इसमें अनुभार नहीं है। विलय पदार्थ कौन है? ग्लूकोज है। तो इसका अनुभार निकाल लो एम। एम बराबर क्या सूत्र होता है? C6H12O6, ये होता है ग्लूकोज का सूत्र, ये होता है। इसका अनुभार निकालेंगे 6 गुना 12, क्योंकि कार्बन का अनुभार 12, प्लस 12 गुना 1, क्योंकि H का 1 होता है, प्लस 16 गुना 6, तो कितना हो जाएगा? 12 6 72, प्लस 12 प्लस 16 6 96, टोटल आ जाएगा 180। कितना आ जाएगा ग्लूकोज का अनुभार? 180 आ जाएगा। अब इस फार्मूले में मान रख दो, इस फार्मूले में मान रखो। बताओ क्या क्या दिया अब आपके पास? देखो डेल्टा टी एफ कितना दिया? 0.93, ये रहा, गुना अनुभार कितना आया? 180, गुना बड़ा डब्लू कितना था? 100, बटे छोटा डब्लू कितना? 9, और गुना 1000। अब ये दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो और बढ़ जाएगी, 1 2 जीरो से ये 2 जीरो गई, इस जीरो से ये जीरो गई, और 9 दूनी 18, इन दोनों के गुना मारो, 2 तिया 6, 2 निम 18, और नीचे है था 100, 2 अंकों बाद दशमलव लग जाएगी पीछे से, 1.86। कहाँ गया भाई? 1.86 आंसर। आपसे पूछा जाए ग्राम अणुक आणविक अवनमन स्थिरांक, बस फिर वही बात, इसमें ग्राम आया, इसमें क्या आया? ग्राम। तो विलायक कितना लेना? 100, और जो पदार्थ घोल रहे उसके कितने मोल लेने? 1 मोल। जो भी कमी आएगी वही क्या कहलाया जाएगा? ग्राम अणुक या आणविक कह दो अवनमन स्थिरांक। देखो डेफिनेशन, जब 1 मोल विलय, मोल कितने लेने विलय के? 1। 100 ग्राम विलायक में घोलने पर हिमांक में जितना अवनमन होता है उसे ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक कहते हैं। इसे K100 से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना? K100 से प्रदर्शित करते हैं, यही उसका डायग्राम है। बस विलायक कितना लेना? 100 ग्राम, ठीक है ना? और जब 1 मोल विलय कोई मिला देते हैं तो जितनी भी कमी आएगी वही क्या कहलाएगा? ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक। तो ये हुआ आपका पूरा का पूरा विलयन का टॉपिक। अगर या तो इससे डेफिनेशन आएगा जो आज टॉपिक पढ़ा आपने, या इससे न्यूमेरिकल आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके ऊपर न्यूमेरिकल कराऊंगा, ठीक है? हाँ, तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट्स भी करो। थैंक यू।